जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्तों उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है ये सामान्य ज्ञान की बुक है। इस बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे थे बहुत अच्छे से। ये बुक एसएससी जीडी 2024-25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपको मैं बता दूं 2024 में परीक्षाएं हुई हैं एसएससी जीडी की 23, 21, 22, 19 जितने भी प्रश्न बने हैं इन वर्षों में उन सभी प्रश्नों का संकलन है इस बुक में। और साथ ही इसमें जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर आपकी 7 है। ज्योग्राफी हम इसमें पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी की जो क्लास होती है डेली 1 बजे होती है। तो सभी साथियों को इस क्लास से जुड़ना होगा। और साथ ही ये अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो साथ ही आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपका कवर किया था भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी और आपने उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ा और अपने नोट्स भी बनाइएगा। इसी प्रकार आप भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो विश्व का भूगोल आज हम पढ़ने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में विश्व के भूगोल से बने हैं उन सभी प्रश्नों का हम संकलन प्रश्नों का हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 133 है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो वायुमंडल की पहली परत है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप सभी से पूछा है। क्षोभ मंडल बोलते हैं या बाह्य मंडल बोलते हैं या समताप मंडल बोलते हैं या मध्य मंडल बोलते हैं? तो सभी साथी आंसर करेंगे अपना कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का आंसर होगा भैया क्षोभ मंडल। अब मुझे बताओ ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल की कितने परतें होती हैं? वायुमंडल की परतों के बारे में आप सभी को जानना होगा साथी। ये जो परतें होती हैं वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? तो आप सभी बोलेंगे भैया 5 परतें होती हैं। पहली परत के बारे में मैं आपको बता दूं, क्षोभ मंडल इसको बोला जाता है। और साथ ही इसी को बोला जाता है विक्षोभ मंडल भी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथी? विक्षोभ मंडल भी इसी को बोला जाता है और स्ट्रेटोस्फीयर भी इसी को बोला जाता है। अगर हिंदी में ना आए तो इंग्लिश में भी तो आ सकता है। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ये आप सभी को याद रखना है। ये जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। सभी को ध्यान रखना है। ये जो क्षोभ मंडल है यह है पृथ्वी की, ये आपकी वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है क्षोभ मंडल। सबसे नीचे वाली परत का नाम क्या होता है? वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत का नाम है क्षोभ मंडल। और साथ ही ऐसे ना पूछ सके एग्जाम में तो आपसे ऐसे पूछ सकता है पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक वाली परत कौन सी है? तो यही है पृथ्वी की सबसे नज़दीक वाली परत। पृथ्वी की सबसे नज़दीक वाली परत का नाम पूछ ले आपसे तो क्षोभ मंडल है। ये आप सभी को याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत को क्या बोला जाता है? तो आप सभी को बताना है वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत का नाम क्षोभ मंडल है, जिसे पृथ्वी की सबसे नज़दीक वाली परत के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर आप सभी को समझना होगा ये है भाई पृथ्वी की सतह है। ये पृथ्वी की ये सतह है। तो साथ ही ये किस प्रकार होती है? ये इसमें इस प्रकार की ये परत होती है। यहाँ पर अगर ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ध्रुवों पर इसकी लंबाई होती है 8 किलोमीटर। ये ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। और साथ ही अगर आपसे पूछ ले विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 16 किलोमीटर होती है या 18 किलोमीटर? तो दोनों आपको मिल सकती है, 16 या 18। अप्रॉक्स में पूछ ले तो आपसे 12 से 16 किलोमीटर आपको कहीं कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा, 12 से 16 किलोमीटर।
और ये जो क्षोभ मंडल है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं साथी, ये होती हैं विक्षोभ मंडल या क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। इतना आप सभी को याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम दे लो या आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, अगर हम पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊंचाई पर जाएं तो इसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, कमी हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछे, ऐसे भी तो पूछ सकता है, अगर हम पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएं, 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएं तो आपके तापमान में कितने तापमान में गिरावट आएगी, तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पर कौन सी गैस की प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है, CO2 गैस की यहाँ पर प्रबलता होती है, क्योंकि एक बाहरी गैस है इसलिए पृथ्वी सतह पर ये होती है। और साथ ही गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की क्या होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, और सर्दी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होगी, भाप ऊपर उठेगी ज़मीन से, तो ज़मीन से जैसे भाप ऊपर उठेगी तो उसी प्रकार इसकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना। और साथ ही दूसरी हेडिंग, इसकी दूसरी जो परत है वो परत है समताप मंडल। कौन सी परत है, समताप मंडल। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आज जितनी भी परत हैं यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी। समताप मंडल को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। तो क्षोभ मंडल को क्या बोला जाता है, यहाँ पर हमने गलत बता दिया है भाई। ये जो क्षोभ मंडल है इसको साथ ही बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसको बोला जाता है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई, ट्रोपोस्फीयर इसको बोला जाता है। और साथ ही इसको बोला जाता है समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोला जाता है। गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि ऐसी अक्सर एग्जाम में गलती होती हैं, हिंदी में ना आकर इंग्लिश में आ जाता है कभी कभी, तो वहाँ पर घबराहट हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या याद रखना है, समताप मंडल ये आपकी, जैसे आपकी ये क्षोभ मंडल वाली परत है, इससे ऊपर वाली परत को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे भैया समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी सतह से, तो आप सभी को याद रखना है, इसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होती है। तो ये यहाँ पर 18 किलोमीटर हुई, इधर आपकी कितनी, इधर तो आपकी 8 किलोमीटर हुई, इधर आपकी 18 किलोमीटर, ये आपकी 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर। ये कौन सी परत, समताप वाली परत है, समताप मंडल इसको बोला जाता है। और साथ ही इसमें तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, लेकिन इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। और साथ ही वायुयान जो उड़ाए जाते हैं, कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं, जब इसमें साथ ही मौसम संबंधी घटना ही नहीं होती हैं, तो वायुयान के लिए सबसे अच्छी जो परत है समताप मंडल है। सबसे अच्छी जो आदर्श परत होगी वो समताप मंडल होगी। और आपको मैं बता दूं, ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आप बोलेंगे ओजोन परत पाई जाती है भैया समताप मंडल में। इसलिए इसको समताप मंडल ना बोलकर कभी कभी ओजोन मंडल ही बोला जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 इसका फॉर्मूला होता है। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई जो मापते हैं हम किस में मापते हैं, तो आप सभी का आंसर आएगा डॉप्सन इकाई में हम ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। इतना आपने समझा बहुत अच्छे से। और साथ ही आपकी तीसरी परत है मध्य मंडल। इससे ऊपर वाली परत का नाम आता है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है पृथ्वी सतह से। ये आपकी पृथ्वी सतह ये है आपकी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है मध्य मंडल। तो नंबर 3 पर आपको लिखना है मध्य मंडल। इसी को बोला जाता है मीजोस्फीयर।
मीसोस्फीयर इसको बोला जाता है, ये आप सभी को याद रखना है। नंबर 4 पर आपकी कौन सी परत आ जाएगी? आयन मंडल आ जाएगी। आयन मंडल, और इसी को बोला जाता है, आयन मंडल को ही साथी, इसी को तापमंडल बोला जाता है, इसी को तापमंडल बोला जाता है। अगर इस तापमंडल आए इंग्लिश में आपसे पूछ ले तो थर्मोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 5 की परत आपसे पूछ ले, बाह्य मंडल होती है, बाह्य मंडल होती है। इसका अंग्रेजी में नाम आपसे पूछ ले तो एक्सपोस्फीयर होता है, एक्सपोस्फीयर होता है, ये आपको याद रखना है। तो साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है मध्यमंडल, ये ऊंचाई के साथ इसमें तापमान पुनः घटता है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ इसमें तापमान पुनः घटता है। आयन मंडल की बात करें तो पृथ्वी सतह से ये इसकी ऊंचाई जो होती है 500 से 600 किलोमीटर होती है, 500 से 600 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है पृथ्वी सतह से। और रेडियो तरंगों का परावर्तन भी साथ ही आयन मंडल में ही होता है, ये आप सभी को याद रखना है। बाह्य मंडल की बात करते हैं, ये जो होती है बाह्य मंडल, सबसे ऊपर वाली परत को बाह्य मंडल 640 किलोमीटर की ऊंचाई से, या बोल सकते हैं 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को हम बाह्य मंडल बोलते हैं। और इसमें हाइड्रोजन वो और किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोजन व हीलियम की इसमें अधिकता होती है बाह्य मंडल में। ये आपने परतों के बारे में जाना है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में अवस्थित है या स्थित है? सभी साथी बताएंगे भारत एशिया के सापेक्ष किस में स्थित है, किस भाग में स्थित है, ये आप सभी से पूछा है। तो सभी साथी का आंसर आएगा क्या होगा। और साथ ही एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है तो ये क्वेश्चंस आप सभी को पता होना चाहिए। एशिया के किस भाग में भारत है? तो आप उत्तरी एशिया बोलेंगे, दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया? तो आप सभी बोलेंगे भैया भारत एशिया के सापेक्ष जो है ये दक्षिण एशिया में है। भारत किस भाग में है? दक्षिण एशिया में है भारत, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप सभी को जानने होंगे। एशिया को बेरिंग जल संधि आप सभी ने सुनी होगी, एशिया को बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। पूछ ले आपसे एग्जाम में, एशिया को ये आपको अपनी कॉपी में नोट लिखना है। एशिया को बेरिंग जल संधि ये किससे अलग करती है? एशिया को बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है ये भी आपको जानना होगा। विश्व की सबसे गहरी झील के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम आपको बताना है। विश्व की सबसे गहरी झील आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी का क्या आंसर होने वाला है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। भैया ये किस देश में है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? बैकाल झील जो है ये भैया रूस देश में है, रूस देश में है। इतना आप सभी को मालूम होना चाहिए। और विश्व की सबसे गहरी झील के बारे में आपने जाना। और मैंने आपको बताया है बेरिंग जल संधि, ये जो बेरिंग जल संधि है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर ये होती है बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बता सकते हो आप? तो जल्दी बताएं। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम आप सभी को बताना है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या हो जाएगा? तो आप सभी बोलेंगे कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पड़ती है भैया? ये एशिया में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये एशिया में स्थित है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूराल पर्वत है एक जो आपका एशिया को यूरोप से अलग करता है। पूछ लेता है कभी कभी ये जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत किससे अलग करता है? यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये आप सभी को याद रखना है। यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो आपको यहाँ पर नोट करना है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा
रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन। इतना आप सभी को याद रखना है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेंगे। और साथ ही यहाँ से आपसे पूछ सकता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचे पठार का नाम बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है उसका नाम है साथी तिब्बत का पठार। कहाँ का पठार है? तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ से पूछ सकता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम बताइए। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई आप सभी को बतानी है, इसकी ऊंचाई आप सभी को बतानी है। माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आप सभी को याद रखना है। एक आपने स्वेज नहर के बारे में जाना है। इस स्वेज नहर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नहर है ये किसको किससे अलग जोड़ करती है या किसको किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये जो है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? लाल सागर से ये जोड़ती है। ये आप सभी को याद रखना है। और साथ ही विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश का नाम आप सभी को बताना है। डाकघर वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो भारत है अपना भारत ही है विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता होना चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? SSC GD 16 जनवरी 2023 शिफ्ट आपकी पहली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेज देंगे, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से। पृथ्वी होगा, शुक्र होगा या आपका शनि होगा या बुध होगा, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। मैं बात कर लेते हैं अब साथ ही आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप सभी क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके भाई आंतरिक ग्रह हैं। पूछ लेता है आपसे बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे आप बाह्य ग्रह के बारे में? तो कौन कौन से बाह्य ग्रह हो जाएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके हैं भाई बाह्य ग्रह। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? पृथ्वी तो भाई आपका आंतरिक ग्रह है, शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, बुध भी आंतरिक ग्रह है, तो शनि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बाह्य ग्रह है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आपका क्या आंसर होगा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा या शुक्र हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है भैया बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? आप बोलेंगे भैया बुध ग्रह। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक वाला भी ग्रह है बुध ग्रह, और साथ ही इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ये आपको याद रखना है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और ये बुध ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? बुध ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा जो कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 88 दिन में कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब शुक्र की बात करते हैं, जो शुक्र ग्रह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। शुक्र ग्रह को इसको भाई सांझ का तारा,
सांझ का तारा, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा इसको कहा जाता है, भोर का तारा इसको कहा जाता है। ये आप सभी को याद रखना है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा इसको कहा जाता है। और ये शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है। जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। मंगल ग्रह से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह। और लाल ग्रह इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा, यहाँ पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होती है मंगल ग्रह पर, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह इसको कहते हैं। शुक्र ग्रह जो बात आई थी शुक्र के बारे में, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। सूर्य व चंद्रमा के बाद तीसरा ये सबसे चमकीला ग्रह खगोलीय पिंड है, ये आप सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह मनाई जाती है। ये जो मनाई जाती है, किस तिथि को ये मनाई जाती है? मकर संक्रांति किसका प्रतीक है? उत्तरायण का प्रतीक है। एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट आपकी चौथी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? 20 जनवरी, 16 मार्च, 15 फरवरी, 14 जनवरी। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अपना भी आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्या? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? देख लो, ये महासागर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो कौन सा महासागर एस आकार का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो सबसे पहले बताइए, महासागर जो होते हैं, कितने महासागर ये होते हैं? महासागर जो होते हैं ये कितने महासागर हैं? तो आप बोलेंगे भैया 5 महासागर हैं। पहला महासागर कौन सा है? पहला महासागर है प्रशांत महासागर। पहला महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अगर इसकी बात कर लें प्रशांत महासागर की, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है। पूछ लेता है विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में। नंबर 2 पर बात आए तो अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने पनामा नहर सुनी होगी, पनामा नहर। पनामा नहर जो है ये किसको किससे अलग करती है? तो आप सभी बोलेंगे अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये आप सभी को याद रखना है। नंबर 3 पर तीसरा महासागर आएगा आपका हिंद महासागर। कौन सा महासागर होगा? हिंद महासागर हो जाएगा। ये महासागर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हिंद महासागर ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। ये एकमात्र ऐसा महासागर है। नंबर 4 पर आएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। नंबर 5 पर कौन सा महासागर हो जाएगा? आपका हो जाएगा दक्षिणी महासागर, या आप बोल से हुए अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर। तो ये आप सभी को महासागर याद रखने हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर। प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा गर्त या गड्ढा जो है वो आपके प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर, पनामा नहर आपने सुनी है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर जो है एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना अंश है? एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8%,
15% या 10% या 4%। तो विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो आप सभी का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4% है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो कौन सा होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन? तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? कैलिस्टो, चंद्रमा, लो या टाइटन। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? चंद्रमा। ये पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह की पहचान है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही हो जाएगा। चंद्रमा की बात आई, चंद्रमा से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, चंद्रमा को भाई जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। ये आपको भी याद रखना है। इसका अध्ययन जो करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन किस में करते हैं? तो चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना भाग देख पाते हैं? पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% भाग हम देख पाते हैं। पूछा जाता है अगर हम पृथ्वी से देखें चंद्रमा को तो कितना भाग हम देख पाते हैं चंद्रमा का? तो 57% भाग हम चंद्रमा का देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा क्या? अगला क्वेश्चन है पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पवनों का देश किसको कहा जाता है? जर्मनी को, पोलैंड को, चेक गणराज्य या डेनमार्क को कहा जाता है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर होगा भैया डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यूक्रेन को क्या कहा जाता है भैया? यूक्रेन को कहा जाता है अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसको कहा जाता है? रोटी की डलिया किसको कहा जाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। और साथ ही इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को क्या कहा जाता है? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। और फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। और झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड आपको कहीं है, हाँ, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये आप सभी को याद रखना है। फ्रांस को क्या कहा जाता है? और साथ ही फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से जानते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को भाई स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो आप सभी का आंसर होगा स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ये आप सभी से पूछा है। तो क्या बोलेंगे आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? विलुप्त ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया प्रसुप्त ज्वालामुखी उनको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 27 जनवरी 2023 SSGD में पूछा हुआ है और आपकी शिफ्ट थी तीसरी में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। और इसके प्रसुप्त ज्वालामुखी के आपसे अगर एग्जाम में उदाहरण पूछ ले, ये जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फ्यूजीयामा क्या बोलते हैं? फ्यूजीयामा ये कहाँ का है? जापान का। ये आपसे पूछ लेता है। फ्यूजीयामा जो है ये आपका जापान का है। इसके प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं जैसे आपका विसुवियम इटली का है। विसुवियम जो है ये कहाँ का है? तो आप बोलेंगे भैया ये इटली का है। और साथ ही क्या हो जाएगा? नोरकोडम अंडमान निकोबार में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के ये उदाहरण हैं। नोरकोडम ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। पूछ ले आपसे सक्रिय ज्वालामुखी ये क्या होता है? ये सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ये जो होता है ना, वे ज्वालामुखी होते हैं
सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर क्या होता है, जिनमें समय समय पर मैग्मा बाहर निकलता रहता है, उनको क्या बोला जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे माउंट एटना इटली में इसका उदाहरण देखने को मिलेगा सक्रिय ज्वालामुखी का। कोटोपैक्सी क्या बोल सकते हैं, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में इसका आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। बैरन द्वीप ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है, इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा सक्रिय ज्वालामुखी का। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की परत में होते हैं, ये कहाँ होते हैं, मध्य मंडल में, आंतरिक कोर में, दुर्बलता मंडल में या स्थल मंडल में। प्राकृतिक भूकंप ये कहाँ होते हैं, तो आप सभी बोलेंगे भैया ये होते हैं स्थल मंडल में। भूकंपीय तरंगें हैं कुछ, ये आपको याद रखनी है। भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें ये जो हैं ये कितने प्रकार से होती हैं भूकंपीय तरंगें, तो भाई ये दो प्रकार से होती हैं। एक तो भूगर्भीय तरंगें, भू आपका कौन सा है, भूगर्भीय तरंगें। भूगर्भीय तरंगें ये कौन सी तरंगें होती हैं भूगर्भीय तरंगें, तो आपका क्या आंसर होगा, पी व एस तरंगें जो हैं, पी व एस तरंगें जो हैं ये आपकी भूगर्भीय तरंगें हैं, पी व एस। फिर दूसरी आपकी कौन सी तरंगें हो जाएंगी, धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें, धरातलीय तरंगें जो हैं ये आपकी कौन सी तरंगें हैं, ये एल तरंगें हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं पी तरंगों की, हेडिंग डालनी होती है आपकी पी तरंगें। इनको क्या बोला जाता है, पी तरंगें जो होती हैं ये पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगें पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, तो आप सभी को याद रखना है ये सबसे पहले पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह पर, सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती हैं। और साथ ही इनको प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है। इन्हीं को प्राथमिक तरंगें, इन्हीं को प्राथमिक तरंगें और साथ ही इन्हीं को बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें इन्हीं को बोला जाता है, ये आप सभी को याद रखना है। और साथ ही ये तरंगें किस में गमन होती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में ये गमन करती हैं पी तरंगें। उसके बाद आपकी आती हैं एस तरंगें, एस तरंगें। और साथ ही एस तरंगें जो हैं इनको हम द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगें, या इन्हीं को बोला जाता है साथ ही अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। और साथ ही ये किस में गमन होती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं एस तरंगें। इसके बाद आती हैं एल तरंगें। एल तरंगें जो होती हैं ये सबसे ये विनाशकारी तरंगें होती हैं। एस तरंग एल तरंगें जो हैं ये विनाशकारी तरंगें होती हैं। विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं, तो आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप बोलेंगे विनाशकारी तरंगें जो हैं वो एल तरंगें हैं। और साथ ही भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, भूकंप की बात आई थी, इसका अध्ययन जो हम करते हैं, भूकंप का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता या भूकंप जो मापा जाता है कौन से स्केल में मापा जाता है, भाई साहब भूकंप जो मापा जाता है ये रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। रिएक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं। उत्तर पूर्वी जो पवनें हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये आपसे पूछा है। उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब क्षेत्र से, या आपका दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से, या उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से, या दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 शिफ्ट आपकी दूसरी में पूछा हुआ है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल, मालदीव, भूटान या श्रीलंका। एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 शिफ्ट आपकी चौथी हो जाएगी। तो भूटान आप सभी का आंसर आना चाहिए। भूटान की जो सीमा लगती है भारत से वो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से भूटान। और भूटान की जो राजधानी है, कैपिटल है, क्या राजधानी है इसकी, थिम्पू इसकी राजधानी है, थिम्पू इसकी राजधानी है। ये आप सभी को याद रखनी है। और साथ ही ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है भारत के, ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जैसे असम हो जाएगा, और आपका
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही और कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है भूटान। और लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इसको कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? इसी को साथ ही लैंड ऑफ थंडर, लेफ्ट ऑफ थंडर, लेफ्ट ऑफ थंडर ड्रैगन भी इसको कहा जाता है। लेफ्ट ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। और साथ ही बात करते हैं मालदीप। मालदीप की राजधानी क्या है? तो आप सभी क्या बोलेंगे? मालदीप की जो राजधानी है माले है, ये आपको याद रखनी है। नेपाल की बात हुई, नेपाल की राजधानी क्या है? तो आप सभी का आंसर होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और साथ ही सार्क का मुख्यालय जिसको बोला जाता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनपुर, श्री जयवर्धनपुरा हो जाएगी श्रीलंका की आधिकारिक कैपिटल। और आपकी वाणिज्यिक पूछ ले, वाणिज्यिक कैपिटल क्या होगी श्रीलंका की? तो कोलंबो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एलिनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डेडेस तक तट से गुजरने वाली ठंडी धाराओं के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। वो धारा कौन सी है? पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो आपका क्या आंसर होगा? तो आप सभी बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए पेरू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए पेरू। और गर्म धाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे गल्फ स्ट्रीम ये कैसी धाराएं हैं? ये भाई आपकी ये गर्म धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम और सोमाली धारा, ये आपको याद रखनी है, सोमाली धारा, ये हैं आपकी गर्म धाराएं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरिक चट्टानें हैं? कायांतरिक चट्टानों के बारे में भी आज आपको पता होना चाहिए। एसएससी जीडी 7 दिसंबर 2023 शिफ्ट पहली में पूछा हुआ क्वेश्चन है सेल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या क्वार्टरजाइट। तो आप सभी का आंसर होगा कायांतरिक चट्टानें हैं इनमें से क्वार्टरजाइट। और कायांतरिक चट्टानें को और क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो स्लेट, संगमरमर, संगमरमर ये कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। ये आप सभी को याद रखने हैं। क्वार्टरजाइट ये आपको याद रखना है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है ये आपका किस चट्टान का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे आग्नेय चट्टान का ये उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का ये उदाहरण है ग्रेनाइट, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? 50 मिलियन, 20 मिलियन या 150 मिलियन या 100 मिलियन। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन दूर है। ऑप्शन नंबर आपका सी। और सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश? तो 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड के समय पर पहुंचता है साथ ही पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य का। और सूर्य के बाहरी को क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के बाहरी भाग को कहा जाता है कोरोना या किरीट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही वर्तमान में आयु सूर्य की कितनी है? 4.7 अरब वर्ष सूर्य की वर्तमान में आयु है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। ये कौन सी धाराएं हैं? आप सभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर आपका भूमध्य रेखा, सी ऑप्शन है अंटार्कटिक वृत्त, आपका डी ऑप्शन है।
तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर होगा भूमध्य रेखा। ये आपका भारत का ये ग्लोब है, ये आपकी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत जो है वो भूमध्य रेखा के किस दिशा में है? तो भारत की अवस्थिति जो है अपने भारत को इस प्रकार से बना लेते हैं, इस प्रकार से। तो यहीं पर 6 डिग्री 4 मिनट होता है, तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर जाएंगे तो भारत भूमध्य रेखा के किस दिशा में? उत्तर में। और भारत कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपको याद रखना है। और कर्क रेखा की बात आई, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। कौन कौन से राज्य हैं इसका क्रम भी आपको याद रखना है। इसका क्रम हो जाएगा पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम होता है, वो ट्रिक मैंने आपको पिछले क्लासों में बताई है। वो कौन सी ट्रिक है? तो गुराम छत्तीस से झांक पीटी मिजो, गुराम छत्तीस से झांक, छत्तीस से झांक पीटी मिजो, पीटी मिजो। तो कौन कौन से राज्य? एक बार सुन लीजिएगा। गु से गे से आ जाएगा गुजरात, रे से आ जाएगा राजस्थान, मैं से आ जाएगा मध्य प्रदेश, और छत्त से आ जाएगा छत्तीसगढ़, और झांक से आ जाएगा झारखंड, पी से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, टी से आ जाएगा त्रिपुरा, और मिजो से आ जाएगा मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनका क्रम भी है पश्चिम से पूरब की तरफ इसका क्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण एक विधि है? ये आपसे पूछी है। सेल्ट विल्ट, इंटरक्रॉपिंग, या रोके डैम, या सीढ़ीदार खेत बनाना। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? ये आपका आंसर आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीढ़ीदार खेतें बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंहली, अंग्रेजी, तमिल, या मलयालम। तो कौन सी इसकी भाषा है? ये आप सभी से पूछी है। तो कौन सी भाषा का आंसर करोगे आप? तो सिंहली ये श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। बात करते हैं साथी भूटान की जो भाषा है उसका नाम क्या है? भूटान की आधिकारिक भाषा, भूटान की आपको क्या बतानी है? भूटान की राजभाषा आपको पता होना चाहिए। भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो आपका क्या आंसर होगा? जोंगखा। जोंगखा जो है ये भूटान की राजभाषा है। और यहाँ पर पूछ लूँ मैं आपसे, इजराइल की राजभाषा का नाम बताइए। ये पूछे हुए हैं अक्सर ये एग्जाम में, इजराइल की राजभाषा कौन सी हो जाएगी? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? हिब्रू। कौन सी हो जाएगी? हिब्रू, ये आपकी हो जाएगी इजराइल की राजभाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आपका क्या आंसर होगा? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर। तो कौन सा आंसर होगा? तो आप सभी बोलेंगे अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही है। इसमें प्रमुख ठंडी हवाएं बहती हैं, जैसे आपकी लेब्राडोर जलधारा ये ठंडी हवा है, और साथ ही कनारी जलधारा ये आपकी ठंडी हवा है, और साथ ही आपकी फाकलैंड जलधारा, फाकलैंड की जलधारा जो है ये आपकी अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी धाराएं हैं जो आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्यूर्टोरिको खाई, प्यूर्टोरिको रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। मरियाना ट्रेंच जो है ये आपसे पूछा है। मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, और साथ ही ये जो पाया जाता है फिलीपींस के पूर्व में ये स्थित है मरियाना ट्रेंच जो है। टोंगा विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है टोंगा। टोंगा जो पड़ता है ये आपका कहाँ पड़ता है? टोंगा ये आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में। ये विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है, ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। और साथ ही आपसे क्या पूछ सकता है? सूडा या जावा। सूडा या जावा ये आपका कौन से द्वीप में पड़ता है, कौन से महासागर में पड़ता है? सूडा या जावा। तो आप सभी का आंसर होगा भैया हिंद महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर में ये पड़ता है। यहीं पर पूछा जाता है मिंडानाओ। मिंडानाओ जो हैं ये
ये जो गर्त है ये किसमें पाया जाता है? ये भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, इनमें से कोयला हो जाएगा, ज्वारीय भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। तो आप बोलेंगे भैया कोयला ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत है। कुछ और पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। कोयला ये भी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी ये भी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये आपको याद रखने हैं। और साथ ही कौन कौन से हो जाएंगे? चारकोल, सूखा गोबर, चारकोल, सूखा गोबर ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सूखा गोबर और साथ ही क्या हो जाएगा? और यहाँ पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ये आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी का बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है वो आपसे पूछा है। कमान क्षेत्र या उत्थापन प्रणाली या जलोत्सर्जन या आपका जलभृत। तो ये प्रणाली कही जाती है उत्थापन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी या जास्कर श्रेणी या लद्दाख श्रेणी। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? ऊपरी एशिया की रीढ़ किसके रूप में जानी जाती है? ये जानी जाती है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। इसका विस्तार जो है किन किन देशों में इसका विस्तार है? तो आप सभी बोलेंगे भैया भारत में इसका विस्तार, पीओके में इसका मतलब पाकिस्तान में इसका विस्तार और चीन में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है। समुद्र में कैसा पानी होता है? तो आप बोलेंगे खारा, कड़वा, खट्टा या मीठा। SSC GD 3 दिसंबर 2021 आपका 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी बोलेंगे भैया समुद्र में खारा पानी होता है। समुद्र में किसकी अधिकता होती है? सोडियम क्लोराइड NaCl ये इसमें एक लवणता होती है। सबसे ज़्यादा लवणता होती है समुद्र में NaCl की, इसलिए समुद्र का जो पानी होता है खारा होता है। अगला क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो सभी साथियों का आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? होमिया हो जाएगा, मीजोप्लेनेंट हो जाएगा, सुपर अर्थ हो जाएगा, एक्सोप्लेनेंट हो जाएगा। तो आप सभी का आंसर होगा एक्सोप्लेनेंट। ऑप्शन नंबर डी सही है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो भैया सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह हैं या बाह्य ग्रह। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये आपके कौन से ग्रह हो जाएंगे, ये आपके कौन से ग्रह हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी जो मंगल हैं ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह कौन से हो जाएंगे ये आपसे पूछ ले एग्जाम में। तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बृहस्पति और कौन सा ग्रह? अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। और एक ग्रह और है आपका जो शनि ग्रह है, ये बाह्य ग्रह के उदाहरण हैं। तो ये आंतरिक ग्रह हैं, ये बाह्य ग्रह हैं। तो पृथ्वी के कितने ग्रह हुए? 8। सौरमंडल के कितने ग्रह हुए? 8 ग्रह हुए। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। और साथ ही बुध, शुक्र, पृथ्वी और बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति व मंगल को खुली आंखों से देखा जाता है। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, शनि और मंगल। और कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। ये जो ग्रह हैं इनको साथ ही हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। इन ग्रहों को हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किस प्रकार की मिट्टी का पानी
की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। कौन सा आंसर होगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है चिकनी बलुई मिट्टी, या रेत, या गादर। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है ये किसकी सबसे लंबी नदी है? तो आप बोलेंगे भैया भूटान, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। तो ये आपकी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका या म्यांमार। तो आप बोलेंगे मालदीव जो है ये आपका द्वीपीय देश जो है भारत का पड़ोसी देश है मालदीव। लक्षद्वीप के दक्षिण में ये स्थित है मालदीव, लक्षद्वीप के ये दक्षिण में स्थित है, अरब सागर में ये स्थित है। ये आपको याद रखना है। मालदीव के 1200 द्वीपों में से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास है। ये आप सभी को याद रखना है। तो साथ ही आज की क्लास को हम यहीं रोकना चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमने आज की क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर किए। तो जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी करते रहिएगा एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और साथ ही अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।